नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सोशल साइंस के पोर्शन को स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपका जो चैप्टर 1 था उसकी सभी थ्योरी को आपको करा दिया था। मुगल साम्राज्य का यहाँ पे जो आगमन था उसके बारे में ये चैप्टर 1 है आपका। और उसमें मैंने आपके लिए पूरा इसका जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कंप्लीट करा दिया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप की 2 वीडियो आपको दी थी। जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके 21 क्वेश्चंस थे उनकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी। और आज हम इसके लघुत्तरी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो मैंने पहले से करा दिए हैं उनके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमारे वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने इनको डिटेल में बताया हुआ है। और जो क्वेश्चन नहीं कराए हैं उन क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है डिटेल में, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं और आप अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में जा करके गेन कर पाएँ। आप ये चीज़ देख सकते हैं, अगर यहाँ पर आपको मैं 100 वर्ड्स प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आप वहाँ जा कर के 100 नहीं लिख पाएंगे, आपको लगभग 60-70 के तक आप सीमित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक जो शब्द हमने लिखा हुआ है यहाँ पे वो आपको याद नहीं रहेगा, आपको खुद ही बनाना है वहाँ जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा सिस्टमेटिक ढंग बता दूंगा जिससे कि आप अपने आंसर का खुद बना सकते हैं आंसर को। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाबर का संक्षिप्त जीवन का परिचय दीजिए और बताइए कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे की थी। तो ये मैंने पहला ही क्वेश्चन जब आपका थ्योरी का पोर्शन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि बाबर कहाँ का निवासी था, कहाँ से आया हुआ था भारत में, और ये कितने वर्ष की उम्र में ये राजा बन गया था, यानी सिंहासन गद्दी पर बैठ गया था। तो ये 11 वर्ष, लगभग 11 और 12 वर्ष की एज में बैठा हुआ था गद्दी पर। क्योंकि ये जब भारत में आया तो इसने किस तरीके से मुगल साम्राज्य की स्थापना की, इसने कौन सा पहला युद्ध लड़ा, दूसरा कौन सा लड़ा, तीसरा युद्ध कौन सा लड़ा, इसने 4 युद्ध लड़े हुए थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। और मैंने बताया था ये जो पर्सन था ये कलम का, इसे कलम और साहित्य का इसे सिपाही बोला जाता है, ऐसा शब्द इसके बारे में लिखे हुए हैं। और इसके कितने पुत्र थे ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। इसके 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों को मैंने बाकायदा से सीरीज वाइज आपको इस तरीके से लिखकर बताया हुआ था कि कौन कौन से इसके पुत्र थे। और एक जो इसका पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र दारा सिकोह था, वो किस भाषा का मतलब जो विद्वान था ये भी मैंने उसमें बताया हुआ था। तो आपको पूरा देखना है क्योंकि इसके बारे में डिटेल में पहले से ही बता रखा है। आज हम जानेंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, यानी जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, तो उसके क्या कारण रहे, बाबर की विजय के क्या कारण रहे थे। तो हमने बताया था कि ये जो इसने युद्ध लड़ा था वो 1526 ईस्वी में लड़ा था। तो इसके बारे में हमने डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी थी। इसको हमने ये बताया था कि आपका ये युद्ध किसके बीच में हुआ, किस सन में हुआ, और इसमें बाबर की विजय हुई तो क्या कारण रहे, हमने आपको शॉर्ट में आपको बताया था। तो आज मैं इसको लॉन्ग में यहाँ पर आपके लिए मैं लाया हुआ हूँ, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा। देखिए, लिखा हुआ है पानीपत का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, पानीपत नामक स्थान पर यहाँ पर हुआ था। इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुआ था, ये बाबर के बीच में हुआ था। तो बाबर के पास क्या था, अच्छी बंदूकें थी, बारूद, तोहफे थे, जो कि भारत के शासकों के पास उस समय नहीं थे। बाबर की जो सेना थी वो बहुत ही प्रशिक्षित थी और घुड़सवार मतलब कुशल थे उसके, जिन्होंने युद्ध में मतलब उनको बहुत अनुभव था, उन्होंने बहुत युद्ध लड़े हुए थे, तो उन्हें बहुत अनुभव था इन चीज़ों का कि हमें कैसे युद्ध को लड़ना है। उसने अपनी सेना को कुशलता से संचालन किया था। जैसे मान लीजिए हम लीडर हैं किसी सेना के, तो हम उसे किस प्रकार से लीड कर रहे हैं, इस तरीके से मतलब जो बाबर था उसने बहुत अच्छी तरीके से अपनी सेना को लीड किया हुआ था। इसमें क्या हुआ, इसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर की विजय हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वह दिल्ली और आगरा पर मतलब कब्जा कर लेता है, दोनों को अपने अधीन कर लेता है। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था, और तृतीय हुआ था 1761 ईस्वी में। तो ये 1526 ईस्वी वाला भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे और इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि और क्या क्या रीजन रहे जिससे ये युद्ध जीत गया था। तो आपको ये पता है ये स्थान पर, पानीपत स्थान पर हुआ होता है, ये 12वीं सदी के अंतर्गत हुआ था। उत्तर भारत को निर्णायक लड़ाइयाँ यहाँ पे लड़ी गई थी पानीपत नामक स्थान पर। पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। इसी युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी गई थी जब
26 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसमें इब्राहिम लोदी की जो हार हो जाती है और बाबर यहाँ पे जीत जाते हैं। तो यहीं से जो मुगल साम्राज्य है उसकी नींव पड़ जाती है। इस युद्ध में जो लड़ाई हुई थी उसमें देखो बारूदों का, आग्नेय शस्त्रों का और तोपों का प्रयोग किया गया था, जो किसके पास थी, जो कि मुगलों के पास थी, यानी जो बाबर था उसके पास ये सब चीजें थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे। और जो इसका पूरा नाम था जहरुद्दीन बाबर था। दिल्ली के में तब किसका मतलब शासन चल रहा था, इब्राहिम लोदी का था, लोदी वंश का था ये इब्राहिम लोदी। और जो हमने बताया हुआ था कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोदी ने की थी, ये भी हमने आपको बताया हुआ था। जब ये इब्राहिम लोदी मरा तो यहाँ से क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि ये लास्ट शासक था। जब ये मर गया तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत जो थी वो खत्म हो जाती है। जहरुद्दीन बाबर ने लोदी को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था। अब देखिए इसमें सेना का जो प्रारूप दिया हुआ है कि सेना किसके तरफ से कितनी सेना डर रही थी उसके बारे में भी आप जानकारी ले लीजिए। देखिए बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थी, जबकि इब्राहिम लोदी के में 30,000 से 40,000 के लगभग कम से कम मतलब इतनी सेना थी इसके पास। और कम से कम इसके में 1,000 हाथी थे। किसकी तरफ से ये हाथी, इब्राहिम लोदी के पास थे। और यहाँ पे बाबर की जो सेना थी वो बहुत ही छोटी थी, पर ये कुशल प्रशिक्षित थी, इनके पास तोपें, बारूद, ये सब चीजें थी। और इन्होंने जो बाबर था उसने एक तुगलमा पद्धति का प्रयोग करा था। तो तुगलमा पद्धति में इसने रणनीति मतलब इसकी थी इसमें। और इसने किस तरीके से इनको हराया, तो देखिए तुगलमा पद्धति क्या होती थी। इस युद्ध नीति का अर्थ था कि पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में, जैसे बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित कर दिया जाता था। तो देखिए बाएं इधर की साइड में विभाजित कर दिया जाता था, इधर विभाजित कर दिया जाता और मिडिल में विभाजित कर दिया जाता था इनकी जो सेना थी। अब देखिए क्या क्या कार्य होता था। बाएं और दाहिने भागों को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे भाग में विभाजित किया जाता था। तो बाएं और दाएं को आगे रखा जाता था और अन्य जो टुकड़ियां होती थी उन्हें पीछे की साइड पे रखा जाता था। इसमें दुश्मनों को चारों ओर से घेरने के लिए एक छोटी सी सेना उपयोग में ली जाती थी, मतलब एक छोटा सा ग्रुप लिया जाता था, ताकि जो दुश्मन सेना है उसको घेर लिया जाए चारों तरफ से। और इसमें क्या होता था, देखिए इस युद्ध नीति में केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियों अरवा, बैलगाड़ियों मतलब तब अरवा बोला जाता था, प्रदान की जाती थी, जिन्हें दुश्मन का सामना करने के लिए पंक्ति में रखा जाता था। और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। तो एक दूसरे से ये जो जानवरों की चमड़ी की जो रस्सियां बनी होती उनसे बने होते थे। अरवा पद्धति के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। तो इस तरीके से इस जो पद्धति थी, तुगलमा पद्धति, इसका प्रयोग किया जा रहा था। युद्ध का परिणाम देखिए क्या रहा। तो युद्ध में क्या हुआ, युद्ध में आपको बता ही दिया था कौन आ रहा था। काबिलिस्तान के तिमुरिद शासक बाबर के मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को की विशाल सेना को हरा दिया था। और इसमें क्या हुआ कि इस जीत ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बना दिया था। तो भारतीय मुगल साम्राज्य की हमने कहा था जो मुगल साम्राज्य की यहाँ नींव रखी, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध से ही यहाँ पे नींव रख गई थी मुगल साम्राज्य की भारत में। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी और सामंतों तथा सेनापतियों बेसिपाही जो मुल्क में लड़ाई के लिए रखे जाते थे ने लोदी को छोड़ दिया, यानी यहाँ से लोदी को उन्होंने छोड़ दिया। उनमें से अधिकांश ने दिल्ली के नए शासक आधिपत्य स्वीकार कर लिया। और इन्होंने क्या कर लिया, इनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। जब हार गए तो उनकी ये शरण में चले गए और इन्होंने कह दिया हम आपके गुलाम बनकर रहेंगे या आपके शरण में रहेंगे। तो इस तरीके से जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था तो उसमें से आपने देखा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि हुमायूं कौन था, हुमायूं और सिरसा के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए हमने बताया था हुमायूं कौन था, हुमायूं बाबर का बेटा था। और हुमायूं और सिरसा के बीच में कैसे कौन कौन से युद्ध हुए थे, तो सबसे पहले जब ये 1530 ईस्वी में जब बाबर की डेथ हो गई थी, बाबर मर गए थे,
क्योंकि ये जो घाघरा का युद्ध 1529 के बाद ये 1530 में मर गया था। उसके बाद इसका जो बेटा था वो बैठा हुआ था गद्दी पर। तो इससे क्या मिला था, इसे शेरशाह से, गुजरात के जो मतलब जो शासक था उससे इसे क्या मिल रही थी, धमकी मिल रही थी। तो इसने सबसे पहले शेरशाह से युद्ध लड़ा था। तो शेरशाह से सबसे पहले इसने 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा हुआ था, जिसमें ये जो हुमायूं था ये क्या हो गया था, ये हार गया था। ये हार गया था और जान बचाकर इसने इसने किसी प्रकार से इसे जान बचाई थी। और 1540 ईस्वी में ये फिर लड़ा, ये कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज के युद्ध में सिरसा से हुआ, तो सिरसा ने फिर से हरा दिया। तो फिर ये यहाँ से भाग गया, फारस होता हुआ ये कहाँ चला गया था, तो अमरकोट के राजा जो थे बीरसाल, उनके पास ये चला गया था। उन्होंने यहाँ शरण दी थी इसको। तो इस तरीके से इसके युद्ध का भी वर्णन किया हुआ है। फिर ये वापस आया, वापस आकर इसने कौन कौन से युद्ध लड़े, क्या करा, कैसे मरा, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है वीडियो में। तो आप जाकर के वो पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन 3 तक आपके कंप्लीट होते हैं, लघुत्तरी क्वेश्चन। और इनके लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। जो भी आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको शॉर्ट लग रहा है तो आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में वीडियोस मैंने दी हुई हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू।